तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2008 में रिलीज होने वाली मूवी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन की। ये एक फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी और इसे काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले थे, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट मेकअप और बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए। ये मूवी हमें बेंजामिन का पॉइंट ऑफ व्यू बताती है कि जो भी हालात हो, हमें अपनी ज़िंदगी से हमेशा खुश रहना चाहिए और हमें इससे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो विदाउट फर्दर डिले हम मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि न्यू ऑर्लिन्स के हॉस्पिटल में एक डेज़ी फुलर नाम की लेडी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही होती है और हम देखते हैं कि कैथरीन नाम का हरिकेन बिल्कुल उनके सर पर था। तब वो अपनी बेटी को 1918 में वहाँ पे एक स्टेशन के बारे में बताती है और उसे मिस्टर गैट्यू नाम के एक घड़ी बनाने वाले आदमी की कहानी सुनाती है। मिस्टर गैट्यू ब्लाइंड थे, लेकिन उनकी ये कमज़ोरी उनके हुनर के आगे नहीं टिक सकी। फिर एक दिन उनके बेटे को वर्ल्ड वार 1 में जाना पड़ जाता है और फिर उनको खबर मिलती है कि उनका बेटा वही शहीद हो गया। ये खबर सुन के वो टूट जाते, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारते। लेकिन इन हालात के बावजूद भी मिस्टर गैट्यू आखिरकार वो घड़ी बना लेते हैं और वो दिन आ जाता है जब उस घड़ी को स्टेशन में लगा दिया जाता है। तब शहर के सारे बड़े लोग उस घड़ी को देखने के लिए आते हैं। फिर जब उस घड़ी से पर्दा हटाया जाता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो घड़ी उल्टी चल रही थी। फिर मिस्टर गैट्यू उन सबको बताते हैं कि उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया क्योंकि जो भी पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को वर्ल्ड वार में भेजा और वो वापस नहीं आए, तो उनको ये उम्मीद रहे कि एक दिन उनके बच्चे वापस उनके पास आएंगे। ये सुनकर वहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और मिस्टर गैट्यू की काम की तारीफ करते हैं। फिर एक दिन खबर आती है कि मिस्टर गैट्यू अचानक गायब हो गए। अब यहाँ डेज़ी कैरोलिन को एक डायरी पढ़ने को बोलती है जो कि बेंजामिन बटन नाम के एक आदमी की है। फिर उसे जब पता चलता है कि 1918 में जब वॉर ख़त्म हुई थी तो थॉमस बटन के घर एक बेटा हुआ था। लेकिन जब थॉमस घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी की डेथ हो चुकी है उसकी बेटे को पैदा करते हुए। फिर जब वो अपने बेटे का चेहरा देखता है तो डर जाता है और अपने बेटे को उठा के फ़ौरन बाहर भागता है। वो उसे नदी में गिरा के मारने ही वाला था, तब उस पुलिस उसे देख लेती है। तब वो उस बच्चे को एक ओल्ड एज होम के सामने छोड़ देता है जहाँ से मिस क्वीनी उस बच्चे को उठा लेती है। फिर मिस क्वीनी उस बच्चे का चेकअप कराती है डॉक्टर से। तब डॉक्टर उसे कहता है कि ये बच्चा बूढ़ा पैदा हुआ है और इसमें सारी बीमारियां मौजूद है और ये कुछ दिनों का मेहमान है। लेकिन मिस क्वीनी बहुत ही नोबल लेडी थी, वो इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है क्योंकि वो बहुत सारे और लोगों का भी ख्याल रखती थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं था, इसलिए बेंजामिन को अपने बच्चों की तरह अब हम देखते हैं कि बेंजामिन 5 साल का बच्चा है, लेकिन वो बिल्कुल बूढ़ों की तरह दिखता है। वो कमज़ोर है, व्हील चेयर पे बैठता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी बहुत से अरमान हैं। जुस्तजू है, वो बच्चों को खेल के बेचैन होता है कि काश वो भी उनके साथ खेल सके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से ये सब कुछ करने के काबिल नहीं है। मिस्टर क्वीनी हमेशा बेंजामिन को अपने साथ हर फ्राइडे को चर्च में लेके जाती है। वहाँ फादर मिस क्वीनी के लिए प्रे करते हैं कि उनके घर बच्चा हो और तभी वो बेंजामिन को व्हीलचेयर से उठने को कहते हैं। तब बेंजामिन पहली दफ़ा व्हीलचेयर से उठ के कुछ कदम लेने की कोशिश कर लेता है, लेकिन उसी दौरान उस फादर को अचानक हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि चाहे रास्ता जो भी हो, मंजिल मौत है और हर इंसान के जाने के बाद दूसरा इंसान आता है उस इंसान की जगह लेने के लिए। फिर बेंजामिन इसके बाद ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं के बारे में सीखता है। अब हम देखते हैं कि बेंजामिन पहले से काफ़ी बदल चुका है और आहिस्ता आहिस्ता वो जवानी की तरफ आ रहा है और अब वो व्हीलचेयर पे भी नहीं बैठता बल्कि खुद उठ के चलना फिरना शुरू हो गया है। अब बेंजामिन को भी अपनी ज़िंदगी से काफ़ी उम्मीद मिल गई थी। इन दिनों ओल्ड एज होम में काफ़ी लोगों का आना जाना होता है। एक दिन एक और लेडी आती है अपनी पोती के साथ जिसका नाम डेज़ी होता है। उन दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन रात को बेंजामिन और डेज़ी टेबल के नीचे खेल रहे होते हैं। तब डेज़ी की दादी आती है और बेंजामिन को बहुत बुरा बोलती है, लेकिन बेंजामिन की उनकी बातों की सारी समझ नहीं आती क्योंकि बेशक वो बाहर से 80-90 साल का बूढ़ा आदमी लगता है, लेकिन अंदर से वो बच्चा ही है। अब बेंजामिन पहले से काफ़ी अच्छा बेटर फील करने लगा था क्योंकि उसकी माइंड और बॉडी पहले से काफ़ी डेवलप हो गए थे और क्वीनी की घर भी बेटी हो गई थी, इसलिए उसका ध्यान बेंजामिन से हट गया था, जिससे बेंजामिन को थोड़ा अकेला महसूस होने लगा था। फिर वहाँ एक और लेडी रहने आती है जिनका नाम रोजेल होता है।
तब वो बेंजामिन को पियानो सिखाती है और उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर उन दिनों बेंजामिन डॉक पे जाने लगता है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, और फिर एक दिन उसे एक कैप्टन अपनी बोट पे जॉब देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर कैप्टन उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता है जिससे बेंजामिन को एक दूसरा सबक मिलता है कि ज़िंदगी में वही काम करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता हो और जो काम करने से हमें खुशी मिलती हो। फिर एक दिन वो थॉमस से मिलता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है, लेकिन थॉमस उसे नहीं बताता कि वो उसका फादर है। फिर एक दिन डेज़ी अपनी दादी से मिलने आती है और वो अब काफ़ी बड़ी भी हो गई है और बेंजामिन भी अब थोड़ा कम बूढ़ा और कम कमज़ोर लगता है। फिर बेंजामिन डेज़ी को अपने साथ बोट पे ले जाता है और उसे समंदर की सैर कराता है। एक दिन मिस रोज़ेल जब बेंजामिन के बाल काट रही होती है तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे बाल पहले से बड़े हो रहे हैं। तब बेंजामिन कहता है कि शायद मैं जवान हो रहा हूँ। तो मिस रोज़ेल को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो मरने से पहले अपने प्यारों को मरते हुए देखे। और यहाँ बेंजामिन का नज़रिया बदलता है ज़िंदगी और मौत के बारे में। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंजामिन को एक बार फिर किसी की मौत देखनी पड़ती है और इस बार वो मिस रोज़ेल होती है। अक्सर वही लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं जो हमारे करीब होते हैं। अब बेंजामिन 17 साल का हो चुका है और उसे बोर्ड पे जॉब मिल जाती है तो वो घर छोड़कर जॉब पे चला जाता है। फिर वो सबसे मिलकर आखिरी बार गुड बाय बोलता है और वो डेज़ी से प्रॉमिस करता है कि वो उसको जिस भी हाल में होगा पोस्ट कार्ड भेजा करेगा। अब कुछ साल बाद हम देखते हैं कि डेज़ी डांस सीखने के लिए अब्रॉड चली जाती है और हम देखते हैं कि बेंजामिन भी अब काफ़ी जवान हो चुका है। अब वो पहले की तरह कमज़ोर नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर ये लोग एक होटल में स्टे करते हैं जहाँ बेंजामिन की मुलाकात एलिसा से होती है और इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इसके बारे में वो डेज़ी को भी बताता है कि उसकी एक लेडी से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। फिर एक दिन एलिसा के हस्बैंड को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है। फिर एक दिन वो उसका काफ़ी वेट करता है लेकिन वो नहीं आती। दरअसल में उसके हस्बैंड का ट्रांसफ़र किसी और शहर में हो जाता है और वो उसे बगैर बताए ही वहाँ शिफ्ट हो जाती है और उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा लेटर छोड़ देती है और अब बेंजामिन फिर से अकेले रह जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि जापान ने पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग कर दी है जिसकी वजह से सेकेंड वार शुरू हो गई है और यूएस नेवी ने उनसे हेल्प मांगी है। यानी जो शिप्स उस वार में डैमेज हो गई है इनको वो शिप्स रिपेयर करने होंगे। तो बेंजामिन भी इनके साथ जाता है और ये लोग ना चाहते हुए भी इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं और इन्हें उस मिलिट्री की तरफ से एक गनर मिलता है। इस दौरान एक जर्मन सबमरीन इन पर हमला कर देती है और इस हमले की वजह से शिप के कैप्टन के साथ साथ वो ऑफिसर भी मर जाता है और बेंजामिन के साथ एक दो साथी बच जाते हैं जिन्हें यूएस की आर्मी आकर रेस्क्यू कर लेती है। अब बेंजामिन वापस अपने घर आ जाता है और क्वीनी से मिलता है। फिर कुछ टाइम बाद डेज़ी भी वहां आ जाती है और ये एक दूसरे से मिलते हैं। अब दोनों ही जवान हो गए थे। जब बेंजामिन डेज़ी को डिनर के लिए पूछता है और डेज़ी भी हाँ कर देती है, लेकिन फिर डेज़ी उसके क्लोज होने लगती है लेकिन बेंजामिन उसे रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। अब बेंजामिन खुद में बदलाव महसूस करने लगता है, जैसे कि उसके बाल अब काले हो रहे, उसको सही से सुनाई देता है और स्टेमिना भी बढ़ गया है। फिर थॉमस उससे मिलने आता है जो अब काफ़ी बीमार रहने लगा था और अब वो बेंजामिन को सब सच बताता है कि वो उसका फादर है और उसे माफ़ी भी मांगता है। फिर अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करके मर जाता है। फिर वो बेंजामिन को अपने कैप्टन की बात याद आती है जो उसने मरते वक्त उसको कहे थे कि हम अपने हालात को देखकर जितना चाहे गुस्सा कर सकते हैं, अपनी किस्मत को बुरा बोल सकते हैं और गाली दे सकते हैं, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है तो हम उसको गले लगा लेते हैं। अब बेंजामिन फिजिकली 28 साल का लगता है तो वो डेज़ी से मिलने न्यूयॉर्क जाता है। तब वो देखता है कि अब उसकी लाइफ में कोई और है तो वो खुश होकर उसको कुछ बताए बगैर वापस चला जाता है। लेकिन डेज़ी अब किसी और के साथ होने के बावजूद भी अभी भी उसको पसंद करती है। फिर कुछ अरसे बाद डेज़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है जिसकी वजह से अब उसके डांस कैरियर ख़त्म हो गया था। तब बेंजामिन को पोस्ट कार्ड मिलता है और वो डेज़ी से मिलने फ़ौरन पेरिस आता है। अब बेंजामिन मज़ीद जवान और हैंडसम लगने लगा था
जिसे देखकर डेज़ी सरप्राइज़ हो जाती है, लेकिन अपने टांग टूटने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर उस पे गुस्सा करने लगती है और उसे अपनी ज़िंदगी से दूर जाने का बोलती है। लेकिन वो कुछ टाइम पेरिस में रहकर वापस अपने होम टाउन आता है और अपनी यंगर लाइफ को एंजॉय करने लगता है। अब कुछ अर्सा बाद डेज़ी उसके पास वापस आती है। अब दोनों सेम एज में थे, तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए समंदर की सैर भी करने जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि क्वीनी की डेथ हो चुकी है। फिर इसके बाद बेंजामिन अपने डैड का घर बेचकर एक अपार्टमेंट ले लेता है और यहाँ वो दोनों रहने लगते हैं। लेकिन डेज़ी अब भी अपने डांस करियर को मिस करती थी। फिर वो एक डांस अकेडमी खोलती है। फिर वो बेंजामिन को बताती है कि वो एक्सपेक्टेड है। बेंजामिन बहुत खुश भी होता है, लेकिन अंदर से बहुत परेशान भी कि अगर उसका बच्चा उस जैसा हुआ तो, और ये कि जब उसका बच्चा बड़ा होगा तब तक वो खुद बच्चा बन जाएगा। लेकिन डेज़ी उसको हौसला देती है कि वो दोनों को संभाल लेगी और यकीन दिलाती है कि चाहे जैसे भी हालात हो वो उसे हमेशा प्यार करेगी। फिर उन दोनों की बेटी पैदा होती है जो कि एक नॉर्मल बेबी होती है, तो वो दोनों उसका नाम कैरोलाइन रख देते हैं। अब 1 साल गुजर जाता है और बेंजामिन परेशान है कि अब फ्यूचर में क्या होगा। शायद वो अपनी बेटी के लिए परफेक्ट बाप नहीं बन सकेगा। तब वो फैसला करता है और वो उन दोनों की ज़िंदगी से दूर चला जाएगा। फिर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर सब कुछ कैरोलाइन के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब डेज़ी उसको जाता देख लेती है। फिर वो काफ़ी साल इंडिया में गुजारता है और फिर 10 साल बाद वो डेज़ी से मिलने आता है। अब वो 17 साल का हो गया था और उसकी बेटी भी उसकी हमउम्र होती है। डेज़ी उसको देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड और बेटी से इंट्रोड्यूस करवाती है कि बेंजामिन उसका रिश्तेदार है और वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। फिर बेंजामिन उन्हें बताता है कि उसने पास ही होटल में स्टे किया हुआ है। तब डेज़ी उसको कहती है कि हाँ, तुम्हारा फैसला ठीक था। शायद मैं तुम दोनों को संभाल ना पाती और तुमने जो भी किया ठीक किया। फिर बाद में डेज़ी बेंजामिन से मिलने उसके होटल में जाती है और वो एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तब बेंजामिन उसको बताता है कि वो हमेशा उससे प्यार करता था और कभी उसे भूल नहीं पाया, और एक बार फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब 10 साल गुजर चुके थे और डेज़ी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। एक दिन उसके पास सोशल वर्कर की कॉल आती है, तो वो उससे मिलने उसी ओल्ड एज होम जाती है जहाँ उसकी दादी और बेंजामिन रहते थे। फिर वो आदमी डेज़ी को बताता है कि हमें एक बच्चा एक पुरानी बिल्डिंग में बहुत बुरी हालत में मिला था और वो बच्चा डिमेंशिया का भी शिकार है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को कुछ याद नहीं रहता। और वो मज़ीद बताता है कि उसके बैग में उनको डायरी मिली थी जिसमें उनका नाम और एड्रेस देखकर उन्होंने उसको कॉल की। जब वो बेंजामिन को देखती है तो वो अब 13 साल का बच्चा था जो पियानो बजा रहा था। डेज़ी उसको बुलाती है मगर वो डेज़ी को नहीं पहचानता। फिर डेज़ी रोज़ उससे मिलने जाती है और उसका ध्यान रखती है। फिर एक दिन बेंजामिन उसको बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लंबी ज़िंदगी जी चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर 7 साल बाद डेज़ी उसी ओल्ड एज होम आती है, हमेशा बेंजामिन के साथ रहने के लिए। उस वक्त उन दोनों की एज डिफरेंस वही थी जब डेज़ी पहली बार उससे मिली थी, मतलब जब वो बूढ़ा था तब ये बच्ची थी। अब डेज़ी बूढ़ी हो चुकी थी और बेंजामिन 5 साल का बच्चा था। फिर डेज़ी उसको वही कहानी सुनाती है जो वो दोनों बचपन में डेज़ी की दादी से सुनते थे। अब टाइम गुजरता जा रहा है और बेंजामिन चलना फिरना भी भूल जाता है। फिर डेज़ी बताती है कि 2002 में उस स्टेशन में मिस्टर गेट्यू की बनाई हुई घड़ी उतार दी जाती है और उसकी जगह डिजिटल क्लॉक लगा दी जाती है। फिर एक दिन डेज़ी बेंजामिन को गोद में लेके बैठी होती है और बेंजामिन अब एक न्यू बॉर्न बेबी जितना हो चुका था। वो एक बार डेज़ी को देखता है जैसे वो उसको जानता हो और फिर वो हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। अब कैरोलाइन को पता लगता है कि बेंजामिन उसका फादर था, तो वो बहुत रोती है। तब डेज़ी भी हमेशा के लिए सो जाती है। अब लास्ट में बेंजामिन जिनसे मिला होता है उनके बारे में हमें बताया जाता है कि जो लोग पैदा होते हैं उनकी भी अपनी लाइफ होती है। जैसे कुछ लोगों को नदी के किनारे बैठना अच्छा लगता है, किसी पर बार बार बिजली गिरती है, कुछ म्यूज़िक में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ लोग तैरना पसंद करते हैं और कुछ लोग बटन्स में एक्सपर्ट होते हैं। कुछ लोग शेक्सपियर के फॉलोवर होते हैं और कुछ लोग बस अच्छी माँ बनना चाहती है और कुछ लोग डांस करने के लिए पैदा होते हैं।
यहाँ हमें बेंजामिन की लाइफ के थ्रू बताया गया है कि हम अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद पूरा करने के लिए आए हैं और हमें उस काम को करना चाहिए जिसमें हमारी अपनी खुशी हो। फाइनली अब वो तूफान शहर में पहुंच गया था और हम देखते हैं कि उस स्टोर में पानी भर जाता है जहाँ पर मिस्टर गेट्यू की पोकड़ी पड़ी हुई थी और वो अभी उल्टी चल रही थी और इस मूवी का एंड हो जाता है।